ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, मैंने मेथड्स बता दिए थे। ग्राफिकल मेथड अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं सॉल्यूशंस के बारे में, कि जो इक्वेशंस हम इन मेथड से सॉल्व करते हैं ना, कौन कौन से सॉल्यूशंस होते हैं और हर एक सॉल्यूशन से क्या मतलब होता है, क्या मीन्स होता है उसका, देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ये क्या होता है? जैद को पता होगा मुझे लगता है। मैम मुझे भी पता है मैम, स्कूल में चल रहा है। अच्छा, कंसिस्टेंट सिस्टम क्या बोलते हैं इसको? ये क्या होता है? मैम जिस सॉल्यूशन के रूट्स होते हैं। रूट्स होते हैं, मतलब अ सिस्टम जिसके, मतलब आप ये बोल दो कि एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो हो, उसको सॉल्व करूं तो कुछ सोल्यूशन निकले, है ना? एटलीस्ट वन सोल्यूशन। मैम स्क्रीन को मैम हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले कर दो। ओके, रुको फिर मुझे एक चीज, अभी ठीक है? एटलीस्ट वन सोल्यूशन, सोल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट कैसा हो जाता है? जिसमें आपका नो सोल्यूशन हो, नो सोल्यूशन बस। नो सोल्यूशन। अब ये नो सोल्यूशन, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, इसका क्या मतलब है? ठीक है, तो Ma'am, ये, that a हाँ, pair of linear equations will have one common solution or no common solution. हाँ, मैम एक बार आप 12 बताओगे, आपने कंसिस्टेंसी का क्या बताया था? मैं एटलीस्ट देखो, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, लाइक उसका एक तो आंसर हो। जैसे हम लोग दो इक्वेशंस को टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सॉल्व कर रहे हैं ना, टू वेरिएबल, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग जब सॉल्व कर रहे हैं तो मतलब उन इक्वेशंस को आपने देखा होगा, आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, आपके आंसर्स आते हैं, ठीक है? एक्स वाई की वैल्यू आती है। तो वही इन्होंने बोला कि एटलीस्ट वन सोल्यूशन तो हो, ठीक है? वन सोल्यूशन, कुछ तो आंसर हो। और कभी कभी अभी आप देखोगे, जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, आप लोग देखोगे कि वहां पे एक ऐसे इक्वेशंस भी होंगे जिसमें नो सोल्यूशन होगा, और ऐसी इक्वेशन होंगी जिसमें मोर देन वन सोल्यूशन होगा, है ना? और वन सोल्यूशन होगा। तो अगर वन सोल्यूशन है, सो यू कैन से कंसिस्टेंट सिस्टम। और अगर नई सोल्यूशन है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो यू कैन से कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम, ठीक है? अब यहाँ पे, क्या हाँ, मतलब है? मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। वन सॉल्यूशन मतलब वन सोल्यूशन मतलब जैसे आपने दो इक्वेशन सॉल्व की, मैंने यहाँ पे कोई भी इक्वेशन रैंडम ले ली, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, एंड मैंने लिख लिया x माइनस 2y इज इक्वल टू 5, ऐसे मैंने ले लिया। अब आपने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस प्लस और माइनस, ठीक है? ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 2x और आपका क्या हो गया, -1 हो गया, x इज इक्वल टू -1/2, ये आ गया। आप x की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से क्या वन सोल्यूशन आ गया, x और y की एक एक वैल्यू आ गई, वन वैल्यू ऑफ x, वन वैल्यू ऑफ y, ओके मैम। ये इसका सोल्यूशन होगा। तभी आप देखोगे कि मोर देन वन आपके सोल्यूशन होंगे, ठीक है? तो आप वहां पे और भी सोल्यूशन होंगे। किस टाइप की इक्वेशंस के साथ ऐसा होता है? और कभी आप देखोगे कि कोई सोल्यूशन नहीं होगा, ना ही y का कोई आंसर होगा, ना ही x का। ऐसा कब होता है? देखो, यहाँ पे तीन कंडीशंस होती हैं। इससे पहले मुझे लगता है मैं पहले ग्राफिकली तुम लोगों को बता दूं तो तुम लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब जैसे मैं बात करती हूँ, आपको एक कोई लीनियर इक्वेशन आपको ग्राफ पे शो करनी है। कोई भी लीनियर इक्वेशन आप ऐसे रैंडम एग्जांपल ले लो। मैं अगर बताऊं तो आपको रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सारा कुछ आप लोग 9th में कर चुके हो तो टाइम नहीं लगेगा। दो इक्वेशन, हाँ, वहां पे एक इक्वेशन किया है आपने, यहाँ पे आपको दो इक्वेशंस फॉर्म करनी है ग्राफ पे। 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। मान लिया ये हमारे पास दो इक्वेशंस है, वी हैव टू इक्वेशंस, और हमें क्या करना है, ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, ये आपको क्या कर लेना है, किसी एक वेरिएबल के टर्म में दोनों इक्वेशन को लिख लेना है।
अगर मैं यहाँ पे इसको y के टर्म में लिख लूं तो क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स, ये वाली इक्वेशन। इसको अगर मैं लिखूं y के टर्म में तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 2x अपॉन 3, ये हो जाएगा। ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई। क्या करते थे तुम लोग 9th क्लास में, जो एक सिंगल इक्वेशन हम के लिए आपको कर मैम इक्वेट कर देते थे y इक्वल्स टू y, उसके बाद नहीं 3 नहीं नहीं माइनस नहीं एक्स। नहीं 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 मैम हम x का एक वेरिएबल लेते थे, फिर y का उससे से रिलेटेड हाँ वेरिएबल हाँ वैल्यू निकालते थे, तो ऐसे यहाँ 2-3 पे बार करते फिर ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। करेक्ट उदय, सॉरी उत्कर्ष, हमें यहाँ पे वो नहीं करना है, हमें यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ना। वो तो सोल्यूशन की बात हो गई कि हम इक्वेट करते हैं, हम दूसरे की एक की वैल्यू निकाल के दूसरे, यहाँ पे आप टेबल फॉर्म करते थे ना, ऐसे याद होगा आपको, एक्स और यस वाई। मैम। आप यहाँ पे भी सेम एज इट इज कर लो। अब एक्स और वाई आप कुछ भी एज यू विश, आप मैक्सिमम मिनिमम 4 वैल्यूज तो कर लो, क्योंकि इतने में हो जाएगा। मिनिमम 4 नहीं तो आप जितने भी आपका मन है। अगर आपने यहाँ पे देखो, आपने यहाँ पे y की जगह x 0 पुट किया तो y क्या आ जाएगा 3, x आपने 1 पुट किया तो y क्या आ जाएगा आपका 2, ठीक है। x आपने 2 पुट किया y 1 आ जाएगा, एंड अगर आपने -1 पुट किया तो ये हो जाएगा 4, y 4 हो जाएगा। ये देखो, ये मैंने x के प्लेस पे 0 1 2 -1 ये खुद से पुट किया है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि आपको यही वैल्यूज पुट करनी है। कोई भी आप एनी नंबर आप पुट कर सकते हो। बस हम लोग क्या करते हैं, मिनिमम नंबर, आप छोटे से छोटा नंबर पुट करते हो, क्योंकि आपको ग्राफ पे उतने, आपको जितना छोटा सा ग्राफ में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, आप जितनी बड़ी वैल्यू पुट करोगे आपको अपना ग्राफ उतना बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्सिस पे आपको उतनी ज्यादा वैल्यू शो करानी पड़ेगी। मान लिया आपने 10 पुट कर दिया तो 10 के लिए आपको और बड़ा सा ग्राफ करना पड़ेगा, है ना। इसलिए कम से कम छोटी से छोटी वैल्यू पुट करो और आपके कैसे पॉइंट आ जाएंगे इजिली। अब ये क्या हुआ, ये तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट्स हो गए, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट हो गए। कैसे, इनको आप लिख लो 0,3, जब आपने 0 पुट किया तो y आपका 3 था, फिर 1 पुट किया तो y 2 था, फिर 2 पुट किया 1 था, एंड -1, 4, ये हो गया एज इट इज। यहाँ पे अगर आपने 0 पुट किया x के प्लेस पे तो आपका ये 7/3 हो जाएगा, है ना। फिर आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, अगर आपने यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे 1 पुट किया, अब देखो यहाँ जैसे ये फ्रैक्शन वाले नंबर आ जाते, तो कोशिश ऐसे किया करो कि हम y के, गलत नहीं होगा आपका, लेकिन आप ट्राई किया करो कि ऐसा नंबर पुट करें जिससे फ्रैक्शन की वैल्यू ना हो, फ्रैक्शन में हमारे वैल्यूज ना आए, पूरा कंप्लीट आपका एक नंबर हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक सेकेंड, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बताओ सबसे पहले कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, जो 3 से डिवाइड कर दे इस नंबर को, 3 से डिवाइड कर दे। आप एक बार रिपीट करोगे, आप क्या बोल रहे थे? मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे देखो मैंने अभी 0 पुट किया तो यहाँ पे फ्रैक्शन में आ गई वैल्यू 7/2। ट्राई किया करो कि ऐसे नंबर फ्रैक्शंस में ना ही हो, जो आप पॉइंट प्लॉट कर रहे हो तो ऐसा नंबर पुट कर दो जिससे फ्रैक्शन में ना हो। जैसे आप यहाँ पे देखो 2 की जगह आप 1 पुट करो, अगर -1 पुट करोगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 3 आ जाएगा, है ना। 7 -2 इंटू एक्स की जगह -1 पुट करोगे, ये 7 + 2 9 हो जाएगा, और 9/3 इट बिकम 3, है ना। अब अगर आपने यहाँ पे 4 पुट, आपने क्या पुट किया, 2 पुट किया, अगर इन द प्लेस आपने x की जगह 2 पुट किया तो 7 - 4 कितना हो जाएगा 3, और ये आपका 1 आ जाएगा। यस या नो, आंसर करो तुम लोग भी। यस मैम। Yes, अनु, ma'am. यस मैम। आप 2 वैल्यूज तुम लोग मुझे बता दो, जल्दी से बताओ कोई भी। Ma'am, एक doubt है. 4 पुट कर दो, क्या मैम x को आपको -4 पुट कर दो, x -4 पुट कर, -4 तो उससे 5 आ जाएगा। हाँ 12 हो जाएगा, करेक्ट, वेरी गुड। अब एक और बता दो, कोई भी बता दो। Ma'am, मैम हम्म, मैम जैसे यहाँ पे हमने 4 सॉल्यूशंस दिए हैं, तो मैम क्वेश्चंस में भी 4 लेने होते हैं या फिर मैम 3 बहुत होते हैं? 3 भी सही है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बस बन जाए तो 3 भी ठीक है ना। Okay. मैम ठीक है, स्ट्रेट लाइन तो 2 ही सॉल्यूशंस में बन जाती है। तुम एक ही ले लो शायद,
मतलब एक ही ले लो तो लग क्या है मतलब, ठीक है 3 ले लो, अभी 4 नहीं लेना है, मत सोचो। मैम पहले तो मैम 2 ही लेते थे, फिर 1-2 साल पहले मैम वापस से 3 लेना शुरू कर दिया। और अब आपने 4 मैम लेना ये शुरू कौन कर सा दिया। क्वेश्चन चल रहा है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में पढ़ा रही हूँ, और उसमें अभी इक्वेशंस को प्लॉट करना बता रही हूँ ग्राफ पे। ये तो 9th में तुम लोगों ने कर रखा है, बस अभी 2 साथ में करना है। अच्छा जल्दी से बताओ, ये लास्ट बताओ। जैद तुम कुछ बोल रहे थे शायद। अच्छा चलो 5 पुट करो, तो 5 से मैम क्या हो -10 -10 मैम अगर x की जगह पुट करें। -10 तो वो कुछ ज्यादा छोटी वैल्यू नहीं तुमने बता दी मुझे। अच्छा चलो इधर मुझे बताओ, अगर मैंने 5 पुट किया तो ये मैम -1 -1 हो गया बस। 10 मैं बोल रही 10 मतलब इतनी। अब देखो तुम्हारे ये पॉइंट्स हो गए, इनको मैं कॉपी कर लूं इधर से, फिर दूसरे पेज में तुम्हें बता देती हूँ ये सारे पॉइंट्स। मैम x अगर आपने -1 रखा है तो हाँ हो जाएगा -2 इंटू माइनस, वो तो 4 इसमें तो 5 बचेगा ना, आपने वो क्यों रख 3 कैसे आया 5? अच्छा कहाँ नहीं ठीक है ठीक है ठीक है मैम ठीक है। यहाँ पे x यहाँ पे +1 नहीं आएगा क्या मैम, ऊपर वाले फैक्टर्स में +1 नहीं आएगा x की जगह यहाँ पे? यहाँ पे हाँ +1 होगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। -1 क्या है तो 7 + 2 9 हो ओके जाएगा। ओके ओके या ओके। मुझे आवाज नहीं आ रही। क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रही? हेलो यस मैम। मैम अब आ रही है मैम, पहले ब्रेक हो रही थी सब। देखो ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिख लिया है छोटा सा। अब देखो हमें ग्राफ बनाना है, हम बना लेते हैं जल्दी से। हमने प्लॉट करना है, तो देखो हमारे पास पॉइंट क्या है 0 1, हम मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर 5 ही है, तो हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बस। इधर भी आ जाओ, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, और एक और लिख लो -7। सेम -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7 हो गया। ऊपर भी आप ऐसे ही कर दो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये हो गया। ठीक है, अब देखो आपके पॉइंट्स क्या थे। 0 को पहले फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट ये देखो यहाँ पे दिख रहे होंगे तुम लोग को छोटा सा 0,3 0,3 मतलब ये आपका x 0 है और y सिर्फ है, तो ये आपका कहाँ पे आ जाएगा 0,3 यानी यहाँ पे। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को अगर तुम चाहो तो कोई नेम दे दो, वरना आप यहाँ पे लिख सकते हो 0,3, ये आ गया आपका। फिर 1,2 1,2 यानी 1 ये, और आपका ये यहाँ पे आएगा, ये हो गया 1,2। फिर इसके बाद 2,1 2,1 है आपका, तो 2,1 यानी 2 और 1 इधर, ये बस यहाँ मैम पे आ 2 गया। पॉइंट से भी बन सकती है मैम लाइन। अरे ठीक है चलो बना लेते हैं, अभी 4 ले लिए हम लोगों ने। -1,4, अब -1,4 यानी ये -1 और 4 इधर, यानी यहाँ पे आएगा -1,4, ये हो गया। अब देखो आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन ऐसे फॉर्म हो गई आपकी, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो गई। अब क्या है, अब यहाँ पे दूसरी अगर लाइन की इक्वेशन, दूसरे लाइन के पॉइंट देखो, ये देखो -1,3 यानी -1 आपका x और -3, इधर आ जाओ, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे लाई करेगा। हाँ मैम -1,4 गलत लिया है। वो ऊपर आएगा -1,4 0,3 के आगे से। फिर ये, अरे अरे रुको रुको रुको, सही करेक्ट, वेट 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 वेट, -1,4, हाँ -1,4 आपका, -1 और 4 इधर, हम वो राइट हैंड साइड इधर इधर आ जाएगा, यहाँ पे होगा, मतलब यहाँ पे कहीं टच करेगा। ठीक है, ये -1,4।
आएगा इसी स्ट्रेट लाइन में, है ना। आप देखो इसको आप ऐसे कर सकते हो, और भी तो पॉइंट्स होंगे। हमने लिए सिर्फ इतने, बाकी जितने तुम लोग फिर डॉटेड लाइन से शो कर दो, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट टाइम्स तक होगी एक सिंगल इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। अब यहाँ पे आ जाओ, दूसरी वाली इक्वेशन के पॉइंट लिख लो। दूसरी वाली इक्वेशन का माइनस, ये पहले ये तो मैंने लिख दिया। फिर दूसरा 2,1 है आपका, 2 यहाँ पे हो गया और 1 यहाँ पे हो गया। 2,1 ये पॉइंट तो सेम ही है, 2,1 ठीक है, ये यहीं पे आएगा। फिर -4,5, -4 आपका ये है और 5 आपका यहाँ पे। मैम लाइंस 2,1 पे मीट करेंगी, मतलब x और y का वही सॉल्यूशन है। करेक्ट, देखा ये हो गया आपका। फिर इसके बाद 5,-1 भी जल्दी से कर लेते हैं। 5 आपका यहाँ पे हो गया, -1 आपका कहाँ पे हो गया, ये 5,-1। नाम वो दिख नहीं रहा लाइन। अच्छा अब इन लाइंस को आप ऐसे करके, तो आपने देखा ये लाइन पास हो रही है यहाँ से। ये अब मेरा देखो मेरा पॉइंट्स के बीच का गैप ना इक्वल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा टेढ़ी सी लाइन हुई है। पर कोई नहीं, तुम लोग ग्राफ पेपर में बनाओगे तो आपने देखा इन दोनों लाइन, ये दोनों आपस में लाइन कैसी है, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ये। इंटरसेक्टिंग लाइन। इन्होंने किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, अगर इसको P पॉइंट दे दो तो P पॉइंट पे इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब पता है क्या होता है, जहां पे ये इंटरसेक्ट करती है जिस पॉइंट पे, ये पॉइंट क्या होता है, सोल्यूशन होता है आपकी उस इक्वेशन का। यानी इसको आप 0 भी बोल लो, जैसे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करके निकालते थे ना एक्स वाई की वैल्यू, एक्स वाई की वो वैल्यू यही होती है। आप हम ग्राफिकली ये अगर दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हाँ क्योंकि दोनों ही तो लाई कर रहे हैं। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये पॉइंट पहली इक्वेशन और दूसरी दोनों में ही तो लाई कर रहा है। तो दिस इज द सोल्यूशन, ये आपका वन सोल्यूशन हो गया। तो आपने क्या देखा, इंटरसेक्टिंग लाइन में कितने सोल्यूशन होते हैं, वन सोल्यूशन बोल लो, या फिर आप इसको लिख सकते हो यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन आप बोल सकते हो। तो मैंने अब ये मुझे बता दो, जो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं वो इनकंसिस्टेंट होती है या कंसिस्टेंट होती है? कंसिस्टेंट, क्योंकि उसमें वन सोल्यूशन आ गया, हमें वन सोल्यूशन तो मिल गया। इसके अलावा अब कहीं ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, अब कभी ये मीट नहीं करेंगे आपस में, बस एक ही इनका वन इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया और यही सोल्यूशन है। अगर इन्हीं दोनों इक्वेशन को बेटा आप अभी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करोगे तब भी इनके एक्स वाई के आंसर 2 और 1 होंगे। आपने ग्राफिकली किया तो ग्राफिकली अगर आप ग्राफ सही बना रहे हो, सारा कुछ सही है, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होता है वही सोल्यूशन होगा, सेम दोनों में। ठीक है, तो देखा इंटरसेक्टिंग, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो हमारा सोल्यूशन यूनिक हो गया। इज दिस क्लियर? अब आ जाओ, दूसरी इक्वेशन मैं दे रही हूँ, तुम सब जल्दी से सॉल्व करो। तुम सबके पास 2 मिनट है सिर्फ, शायद देख के ही तुम लोग समझ जाओगे। वैसे अगर मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x + 2y = 12 और लिख दिया 3x + 2y = 18, ये 2 इक्वेशन है तुम लोगों के पास। अब इनको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और मुझे बताना है कि सोल्यूशन कैसा, क्या मतलब इक्वेशंस का नेचर कैसा है, कैसी मैम इक्वेशंस इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ? मैम ये पैरेलल होंगे। पैरेलल होंगे, हमें करेक्ट। मीट नहीं करेंगे। मीट नहीं करेंगे। देखो आपने क्या देखा था, अब ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन क्या है, बिल्कुल आपस में सेम है ना, सेम है। अब देखो अगर आपको ये यहाँ पर C अलग है। हाँ मैम A and B are equal but C is different. डिफरेंट, वो अभी हम बताएंगे पहले सिर्फ। लेकिन मेन हमें क्या करना है, जब भी हम क्वेश्चन इक्वेशंस को अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करते हो, हमें सारा फोकस तो एक्स और वाई पे होता है ना। सी कुछ भी हो, वो तो सिर्फ आंसर देता है हमारा, है ना, वैल्यू दिखाता है। अब यहाँ पे देखो, अगर अलजेब्रिक मेथड से ही हम इनको सॉल्व करने की सोचे, तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि चलो फर्स्ट वाला टर्म कैंसिल हो जाए, तो दोनों साथ में कैंसिल होंगे, नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा,
है ना, मतलब इनका एक कोई आंसर नहीं आएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी किसी भी नंबर से करेंगे सब सेम होंगे दोनों, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स वाई सेम है, दोनों बिल्कुल सेम है। तो ऐसे केस में दोनों ही हमारे क्या हो रहा है, दोनों ही हमारे साथ में 0 हो रहा है। तो जब साथ में कोई वेरिएबल ही नहीं बचेगा तो नो सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। इट मीन्स जब ऐसे केस में क्या होता है, जब हमारा आपका एक्स और वाई यानी एक्स और वाई आपके दोनों ही इक्वेशन में देख रहे हो यहाँ पे सेम है। अब इसको आप ग्राफिकली अगर बनाओगे तो दोनों के पॉइंट्स क्या होंगे, दोनों के पॉइंट्स जो आएंगे तो इनका कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा, कुछ भी आ सकता है, मतलब पैरेलल होंगे, कभी नेवर इंटरसेक्ट। तो जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, जब लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तभी तो कोई सोल्यूशन आता है, तभी तो उनका कोई एक कॉमन पॉइंट आता है जो उनका सोल्यूशन होता है, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होता है। इक्वेशन से हम क्या करते हैं, इक्वेशन से हम उनको सॉल्व करके दोनों इक्वेशंस का एक कॉमन पॉइंट निकालते हैं ना, एक्स और वाई। अब जब ये दोनों कभी इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे आपस में, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो इनका कोई कॉमन सोल्यूशन ही नहीं होगा, तो इसका क्या होगा, नो सोल्यूशन। तो मैम इसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे। हाँ, इसीलिए मैं बोल रही थी। अब ऐसे इक्वेशंस को हम लोग क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट, ठीक है, नो सोल्यूशन। मैम पर ये कैसे पता कि दोनों पैरेलल होंगे? आप एक बार देख, अभी तो मैंने बताया, अभी अलजेब्रिक मेथड से मैंने सॉल्व करके बताया जानवी। एक्चुअली अभी अभी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी, मेरे को आपकी वॉइस सुन नहीं रही थी। अच्छा देखो, अगर अलजेब्रिक मेथड से इसको जानवी तुम सॉल्व करने की सोचोगी, इसको आप एलिमिनेशन मेथड किसी भी मेथड से करो, दोनों एक्स और वाई दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। अगर एलिमिनेशन मेथड यस से करो मैम, साथ में दोनों सब्स्टिट्यूशन साथ में मेथड से कैंसिल अगर ट्राई करेंगे तो 12 इज इक्वल टू 18 आ रहा है ना, सब कैंसिल हो गया, सिर्फ कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट के इक्वल आ गया, तो वो तो नहीं है, हमारा वेरिएबल ही नहीं बचा, तो हम आंसर किसका निकालेंगे। इज दिस क्लियर? यस मैम। यस मैम। फिर अब एग्जांपल अगर ले लेते हैं हम, अभी तक कौन सा एग्जांपल हमने नहीं लिया, लाइंस कोइंसाइड कब पड़ती हैं। देखो याद रखना, जब लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इट मींस वन सॉल्यूशन। जब लाइंस पैरेलल है तो मतलब नो सॉल्यूशन। और जब लाइंस आपस में क्या कर रही है, कोइंसाइड कर रही है, मतलब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऐसे लाई कर रही है, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। हाँ, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सोल्यूशन हो मैम जाएगा, फिर तो वो दोनों इक्वेशन सेम ही नहीं होंगी। सेम ही मतलब होंगी। मैम, हाँ मैं भी वही सोच। मैं दूं एग्जांपल, रुको मुझे देने दो, लाइक एक सेकेंड, कोई एग्जांपल देखूं। तुम लोग भी अपने मन से ले सकते हो कोई भी एग्जांपल। मैम 2x plus 3y is equal to 4 ले लो और फिर लिख लो 4x plus 6y is equal to 8, ऐसी इक्वेशन जिसमें बस एक नंबर कॉमन ले लो, दोनों सेम दिखने लगे। अब जितने भी पॉइंट्स इनके निकालोगे, जितने पॉइंट्स इसके, सब सेम होंगे, है ना। तो क्या होगा, ये दोनों लाइंस इनका ग्राफ बनाओगे ना, तो एक लाइन ऐसे आएगी, फिर वापस से देखोगे दूसरे के भी पॉइंट उसी के ऊपर आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड कर रही है, एक के ऊपर एक लाई कर रही। तो सोचो अभी इंटरसेक्ट कर रही थी तो एक पॉइंट कॉमन था, अब एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन अगर मैं बना दूं तो जितने पॉइंट्स पहली वाली लाइन पे लाई कर रहे होंगे वो सारे पॉइंट्स दूसरी वाली पे, मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, सेम कॉमन दोनों के कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, है ना। जब इंटरसेक्ट कर रही थी तो एक पॉइंट था जो दोनों में कॉमन आ रहा था, पैरेलल में कोई भी पॉइंट कॉमन ही नहीं आ रहा था, है ना, क्योंकि वो इंटरसेक्ट ही नहीं करी। पर कोइंसाइड में तो एक के ऊपर ही एक है, तो जितने फर्स्ट वाली लाइन पे ऐसे पॉइंट्स लाई करते जाएंगे, उतने ही दूसरी वाली लाइन जब उसके ऊपर मैं बनाऊंगी लाई करते जाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्या पता चला कि तो इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट। जैसे अगर मैं एग्जांपल के थ्रू तुम लोगों को समझाऊं, अगर इस वाली इक्वेशन का ग्राफ बना के देखना चाहते हो
एक बार बना के देख लो। मैम क्या? मैम हाँ, आप वन सॉल्यूशन एक बार एग्जांपल बताओगे? आपकी पहले वॉइस ब्रेक हो रही थी, मैं सुन नहीं पाई वन ढंग से। सोल्यूशन का ये देखो एग्जांपल था तो जानवी, ये मैंने इक्वेशंस ली थी, ठीक है। ये देखो मैंने ली यहाँ पे इक्वेशंस, और बाई के टर्म किसी एक वेरिएबल के टर्म में मैंने पूरी इक्वेशन को दोनों को चेंज कर लिया। फिर जैसे 9th में आप पॉइंट्स निकालते थे एक्स की वैल्यू पुट करके वाई के आंसर्स, वैसे आपने मैक्सिमम 4 या फिर आपका 2 मन है 2 सोल्यूशन निकाल लो, 3 जितना भी है। अब यहाँ पे आपने ग्राफ पे वही दोनों पॉइंट, पहली वाली इक्वेशन के पॉइंट सारे किए, सबको ज्वाइन कर लिया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। दूसरी वाली इक्वेशन के पॉइंट किए, उसको भी ज्वाइन किया सारे, पर उन दोनों लाइन ने इस पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया एक दूसरे को। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना दोनों का, यही एक कॉमन सोल्यूशन होता है, वन सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन, है ना। हम जो लाइन कोइंसाइड कर रही है फिर उनको कंसिस्टेंट सिस्टम बोलेंगे या फिर इनकंसिस्टेंट? आप सोच के बताओ। मैंने यहाँ डेफिनेशन क्या लिखाई थी, मैंने बोला था एटलीस्ट वन सोल्यूशन, उसमें तो कितने सारे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो रहे हैं, मैंने तो एटलीस्ट वन की बात की थी, उसमें तो बहुत सारे, तो ऑब्वियसली वो कंसिस्टेंट ही होगा, है ना। सिर्फ पैरेलल लाइंस वाला आपका नो सोल्यूशन होता है, मतलब पैरेलल लाइंस वाला इनकंसिस्टेंट होता है, बाकी दोनों ही कैसी होती है, कंसिस्टेंट, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू ये जो इक्वेशंस के नेचर आपने देखे, तो अब यहाँ पे कुछ क्या होता है, कभी कभी इक्वेशन को देख के ही आपको बताना होता है। इक्वेशन आपको गिवन है क्वेश्चन में एग्जाम में, और आपको बताना है कि ये क्या, इसका नेचर कैसा होगा। जैसे हम लोग इक्वेशन, हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स में इक्वेशन को देख के ही बता रहे थे ना, उनका नेचर कैसा होगा, उनके रूट्स रियल होंगे या नो रियल होंगे, या फिर पॉजिटिव होंगे दोनों या दोनों निगेटिव, ऐसा नेचर। ऐसे ही यहाँ पे हमें इन्हें देख के बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू 0, यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन अगर मैं बात करूं, इज इक्वल टू 0, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। क्या होता है, अगर आपका इक्वेशंस में, अगर आपका जो फर्स्ट इक्वेशन a1 अपॉन a2 का रेशियो इक्वल नहीं है, किसके रेशियो से, b1 अपॉन b2 के रेशियो से, तो इस केस में आप क्या बोलोगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस। करेक्ट, जानवी आ गई। अच्छा एक बात बताओ, ये तुम सब में किसी की आवाज नहीं आ रही, किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको बहुत समझ आ रहा है, अच्छे से लग रहा है। यस मैम, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैम ये चैप्टर एक बार स्कूल में कर चुका हूँ तो बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं आ रही है। ओह माय गॉड, चलो फिर तो मेरे लिए अच्छा हो गया। तो देखो यहाँ पे a1 अपॉन a2 मैंने बोला, अगर आपको दो इक्वेशंस गिवन है और इक्वेशन को देख के ही आपको बताना है इनका सोल्यूशन कैसा है, तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट कंडीशन होती है फॉर चेक करने के लिए, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मैम दोनों के इनफाइनाइट कोफिशिएंट, सॉल्यूशंस का क्या होता है? a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। किसका, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का। इनफाइनाइट, हाँ हाँ किसने कहा, नथिंग मैम, मैम, मैम यही होता है। मैम ये समझ में नहीं आया, जैसे ये a1 रेशियो a2 इज नॉट इक्वल टू b1 रेशियो b2 से उसके टाइप ऑफ इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है? उसके टाइप ऑफ इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, उसी में तो सारा फर्क ही पड़ रहा है। देखो अभी इक्वेशन को लेके मैं बता रही हूँ, देखो यहाँ पे अगर ऐसा कुछ कंडीशन हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये कैसा होगा, ये यूनिक सोल्यूशन यानी कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा आपका कैसे? सोल्यूशन। पहले लिख लो तीनों, फिर मैं बताती हूँ। अब यहाँ पे देखो, अब और अगर मैंने बोला a1 अपॉन a2 का रेशियो इक्वल है आपका b1 अपॉन b2 के रेशियो से, ठीक है, पर आपका c1 अपॉन c2 का रेशियो इक्वल नहीं है, तो ये कैसा केस होता है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल। पैरेलल लाइंस का। यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाती है, और यहाँ पे आपका पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइंस यानी नो सोल्यूशन, सोल्यूशन और यानी इनकंसिस्टेंट, ठीक है।
फिर इसके बाद आ जाता है थर्ड हमारा, विच इज A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, सारे रेशियो आपस में इक्वल। देन यू कैन से ये कैसा होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और आपका जो कंसिस्टेंट ये भी होगा, ठीक है, कंसिस्टेंट होगा आपका। इज दिस क्लियर? तो नेचर से अब देखो, तुषार का जो डाउट है, तुषार पूछ रहा है ऐसे देख के कैसे पता, है ना? तो अभी बैक आ जाओ, यहाँ पे देखो हमने ये आपको दिया था, ये दोनों इक्वेशंस दी थी, ये कैसी थी, कोइंसाइड करने वाली थी। अब यहाँ पे आप तुषार, योर वॉइस इज नॉट क्लियर। तुषार आवाज नहीं सही आ रही तुम्हारी। चलो जैद, तुषार तुम सुन लो, मैं तुम्हारा डाउट तुम्हारा समझ आ गया मुझे, तुम सुन लो, अभी मैं सर बता रही हूँ डिफरेंस। जैद चलो बताओ, एक्सप्लेन ma'am. करो। सिर्फ क्या इक्वेशन explain इनको करना है? देख के कैसे हमें पता, इनको देख के कैसे पता तुम्हें कि मतलब सिर्फ A1 रेशियोज को लेके आप कैसे बता सकते हो कि इक्वेशंस का यही नेचर होगा? जैसे मैंने वहां पे नेचर क्वाड्रेटिक मतलब फॉर्मूला, इंटरसेक्टिंग है या नहीं है? हाँ जैसे वहां पे हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके मैम दिखा जो भी आपने दिया इधर था ना। लिखा हुआ है मैम उधर पुट करके देख लेंगे, अगर सारे इक्वल है तो इनफिनाइट है। नहीं मैम नहीं जो आपने नहीं, कंडीशंस लिखे हुए हैं वही तो है। हाँ पर मेरे कहने का ये मतलब है बेटा, तुषार का ये डाउट है कि जैसे हमारे ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये 3 रीजंस है, अगर ऐसा हुआ तो मैम यूनिक आपकी बोल बात देंगे। ठीक हो रही है। हाँ हेलो, क्या हुआ आज मेरी आवाज को? रुको मैं हटूं, दूसरी हाँ जगह मैम जाऊं। अब आ रही है। मैंने बस चेयर पीछे की है। ठीक है, आगे पीछे करती रहूंगी। मैम आपकी वॉइस क्लियर है। ओके, हाँ मैं ये बोल रही थी, जैसे मैंने अब आज थोड़ा सा एक नया बता देते हैं तुम लोग को। जैसे मैंने वहां पे बताया था ना, बी स्क्वायर माइनस 4AC इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4AC इज लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4AC इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पे आपका क्या होता था, रियल एंड इक्वल, और यहाँ पे होता था नो रियल, और यहाँ पे होता था रियल एंड अनइक्वल। और मैंने ये प्रूफ करके भी तुम लोगों को बताया था बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पी स्क्वायर माइनस 4AC मैंने बताया भी था, ये इसका यूज करके मैंने दिखाया भी था कि आखिर ये होता क्यों है, ऐसा क्यों हमने लिख दिया, ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, बताया ना तुम सबको। यस मैम। तो इन सबको जब मैंने बोला था, आप इन 3 इक्वेशंस को मैं लिख देती हूँ, 7x plus 12 is equal to 0, x square plus 4x plus 4 is equal to 0, एक x square plus 2x plus 2, इन तीनों इक्वेशन से आप जस्टिफाई कर दोगे इन तीनों कंडीशंस को। फर्स्ट क्या होगा, एक में होता है जब आप ये वाला करोगे तो इसमें बी स्क्वायर माइनस 4AC आपका 0 हो जाएगा। आपको पता है जब ये वाला टर्म आपका बी स्क्वायर अंडर रूट बी, जब अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC लिखा है, अगर वो टर्म 0 कर दिया तो माइनस बी अपॉन 2a 2 बार ही आपको मिलेगा और दोनों का सेम आंसर होगा। तो इस केस में जब बी स्क्वायर माइनस 4AC आपका 0 होता है तो सेम आंसर आते हैं। अब वो निगेटिव है पॉजिटिव, तो आपको पता है रियल नंबर में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मैम ये डिफरेंट। उससे थोड़ी रिलेटेड हो रहा है। मैं बता रही थी कि जैसे यहाँ पे इन सब का प्रूफ आपने पढ़ा है, इसके थ्रू आपने समझ लिया क्वाड्रेटिक, यहाँ पे भी तो सिंपल सा लिखा ही था कि ऐसा हो तो ये केस होता है, ऐसा हो। तो अब आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि सिर्फ इस रेशियो से कैसे पता। हम क्या करना है? तुषार तुम पूछ रहे हो, हाँ मेरे को नहीं आया समझ में। तुम्हारा ही डाउट शायद डिस्कस हो रहा है।
तुम्ही ने मुझे मेरे पूछा को था। नहीं है समझ में। हाँ मैंने जैद पूछा था। एक्सप्लेन करो। जैद, शहन, कबीर, उत्कर्ष। यस हाँ यहाँ पे देखो इक्वेशंस जो लिखी थी, जैसे अभी मैंने लिखा, तो शायद यही तो तुम्हें नहीं समझ आ रहा है ना कि ये रेशियो ये से मेरे कैसे हम ये इससे कैसे रिलेटेड है? क्या। मतलब एक तो तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हाँ मैं ये बोल रहा हूँ कि ये इस डाउट से कैसे रिलेटेड है, वो तो अलग है। अरे हद है, तुम्हें एक दूसरा डाउट, तुम्हें हर चीज लिंक हो ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। मैं ये बोल रही हूँ वहां पे ऐसे 3 कंडीशंस थी जिनको हमें प्रूफ करना पड़ा, प्रूफ करके तुम लोगों को दिखाया था मैंने कि आपको हाँ रीजन पता होना तो इससे चाहिए। रिलेटेड थोड़ी है। आ जाओ आगे आ जाओ, बस हो गया डाउट तुम लोगों का क्लियर। देखो यहाँ पे अगर मैं 3 नहीं इक्वेशन, मेरा तो एक तो तुम पहले अपना नेटवर्क सही करो। तुषार पता नहीं क्या बोल रहे हो, तुम लिख दो, तुम चैट बॉक्स पे लिख दो तुम्हारा ओके डाउट मैम। क्या है, क्योंकि बाकी बच्चों को फिर डिस्टरबेंस हो रही है। चलो लिख देती हूँ यहाँ पे एग्जांपल। 2x plus 3y is equal to 7 upon 6x plus 5y upon is equal to 11। बस फटाफट से बताओ इनमें से किसका क्या नेचर होगा। 6x plus 5y is equal to 11 और 9x plus 15 upon 2y is equal to 21 और थर्ड आपको दिया है -3x plus 4y is equal to 5 और आपको सेकेंड इक्वेशन दी है 9/2x -6y plus 15 upon 2 is equal to 0। तीनों इक्वेशंस में नेचर बताओ। मैम मैम फर्स्ट इंटरसेक्टिंग है क्यों? मैम, क्योंकि a1 upon a2 1/3 है और b1 upon b2 I'm 3/5 है। intersecting and will have one solution because a1 मैम upon a2 is not मैम equals ये to कैसे b1 हुआ? upon b2। मैम वो 3 इक्वेशंस कैसे आई थी, आपने ये तो बताया नहीं अभी। मैम शायद तीनों के वन सॉल्यूशंस ही होंगे। तीनों के वन सोल्यूशन होंगे। हेलो मैम। हाँ मैम आपने ये तो बताया नहीं, वो 3 वही तो रिलेशंस मैं आए बता रही कैसे? थी तुषार, लेकिन तुम शुरू हो जाते हो इसलिए मैंने उसको स्किप कर दिया। मैम वही मैं समझा रही थी, चुपचाप बैठो तो सुनो ना, वही मैम तो एक बार एक्सप्लेन कर क्वेश्चन रही दिखा दो। मैम सेकंड वाले के नो सॉल्यूशन पैरेलल है। और वो इनकंसिस्टेंट है। ये सेकंड वाली नो सोल्यूशन। यस मैम। यस मैम। करेक्ट। फिर उसके बाद थर्ड वाली थर्ड क्या है? वाला कोइंसाइड करता है। कोइंसाइड कर रहा है। मैम थर्ड वाला है is consistent and it is parallel and it has infinitely many solutions। पैरेलल में इनफिनिट मैनी सोल्यूशन कहाँ से हो गया उत्कर्ष? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, कोइंसाइड करेंगे लाइन, क्योंकि अगर सबसे 1/2 अगर आप कॉमन ले लो बाहर, या आप सबसे 3/2 बाहर कॉमन लोगे तो अंदर सेम ऊपर वाली इक्वेशन आ जाएगी। मैम -3/2। हाँ अगर निगेटिव साइन के साथ ले लो तो माइनस भी हो जाएगा, तो -3 आ जाएगा, 3x यहाँ पे +4 हो मैम जाएगा। coincident is for infinite solutions, parallel is for no solution, हाँ for देखो what याद is नहीं for करना one है unique उत्कर्ष, solution। याद नहीं करना है बेटा आपको। आप ही सोचो, दो इंटरसेक्टिंग। लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर गई है, एक पॉइंट है जिस पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये दोनों, ये एक पॉइंट होगा ना जो इस वाली लाइन पे भी आ रहा है, इस वाली लाइन पे भी आ रहा है, तो वन सोल्यूशन इंटरसेक्टिंग।
फिर अगर लाइंस दो पैरेलल है, कभी टच ही नहीं कर रही है एक दूसरे को, तो किस बात का सोल्यूशन देंगे? इसके अलग इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट अलग सोल्यूशन होंगे। इन दोनों का एक कॉमन सोल्यूशन होगा ही नहीं कभी, क्योंकि दोनों ने कभी एक दूसरे को टच ही नहीं किया। इज दिस क्लियर? और फिर अगर यहाँ पे एक लाइन के ऊपर मैं वापस से दूसरी लाइन बना दूं, तो एज अ मिरर ही तो है वो, मतलब बिल्कुल उसके ऊपर एक दूसरी लाइन, तो जितने पॉइंट से पहली वाली लाइन पास हुई है उतनी पॉइंट से दूसरी लाइन भी पास हो रही है। तो दोनों के इनफाइनाइट पॉइंट्स ऐसे होंगे जो एक दूसरे से लाई कर रहे होंगे, लाई करेंगे, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। ठीक है, ऐसे ही जब कोइंसाइड कर रही है। क्लियर? रही बात आपका A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 को देख के पता करने की, अगर ये नहीं इक्वल है तो आपने अभी अभी देखा था, जैसे इन्हीं इक्वेशन का एग्जांपल ले लूं। अब देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशंस कैसी हैं। इन दोनों इक्वेशंस में अगर आप इक्वल करोगे, अगर आपने दोनों में से, जैसे इस वाली इक्वेशन जो तुम्हारा पैरेलल था, यहाँ पे तुषार देखना पैरेलल लाइंस थी, ठीक है, पैरेलल लाइंस पे एक्स और वाई तो दोनों इक्वेशंस में एक ही एक बार लिखा होता है ना। एक्स वाई की कोई पावर तो है नहीं कि फर्स्ट इक्वेशन में पावर दूसरी हो, सेकंड में दूसरी, सिर्फ उनके कोफिशिएंट ही तो उनकी सारी चीजें चेंज कर रहे हैं ना। यहाँ पे मेन रोल बताओ किसका है? एक्स वाई का ज्यादा रोल आ रहा है या इनके कोफिशिएंट का रोल है? कोफिशिएंट की वजह से ये पैरेलल हुई जा रही है, कोफिशिएंट की वजह से ना। तो यहाँ पे देख रहे हो, अब देखो सेकंड वाली अगर इक्वेशन की मैं बात करूं तो यहाँ पे 6x + 5y लिखा था, दूसरे इक्वेशन में 9x + 15 आपका लिखा था 15/2। अब अगर आपने कुछ भी किया, आपने इस इक्वेशन में अगर फर्स्ट x वेरिएबल को इक्वल किया अगर सेकंड वाले से, तो y भी ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, y भी इक्वल हो जाएगा। तो सोचो अगर आपके दोनों ही इक्वेशन के दोनों कोफिशिएंट ऊपर नीचे सेम है, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, कुछ भी करोगे, उससे दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। समझ आ रहा है ये चीज? मेरे दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। करके देख लो ना तुम एक बार तुषार। मैम आप वो लास्ट लाइन करके मैम वो तो एक केस में हो जाएगा, कोई एक्सेप्शन आ गया तो फिर तो कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। क्या तुम करके दिखा दो मुझे। ऐसा तो एक इस केस में हो रहा है ना। हाँ तो वही मैंने बोला, तो इसके लिए मेरे को ये डाउट है कि वो 3 कैसे है। वो 3, एक सेकंड रुकना, वो 3 हमारे इन्हीं जो हम ऐसे सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। हमने देखो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम पॉलिनोमियल से, इसीलिए इसको लिंक कर रही हूँ क्योंकि मैं किसी और चीज का एग्जांपल नहीं दे सकती जो तुमने पढ़ा नहीं है तुम लोगों ने। किसी ऐसे टॉपिक का एग्जांपल ही दूंगी जो तुम लोग पढ़ चुके हो, जिसका एग्जांपल देने से तुम लोगों को समझ आए। तो लिसन टू मी। क्या है यहाँ पे, आप जैसे पॉलिनोमियल में करते थे, अगर आपको ऑप्शन में दिया पॉजिटिव नेचर होगा, निगेटिव होगा, कैसा होगा, 1 पॉजिटिव, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। या तो जो मैंने बताया कि आप ऐसे ऐसे अगर कंडीशंस दिए तो आप बता सकते हो कि ये ऐसा ऐसा नेचर होगा इक्वेशन में। या तो तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन है कि तुम उसको सॉल्व करो, पूरा फैक्टराइज करो, सब कुछ करो, एंड देन फिर फाइनल आंसर निकाल के उसमें देखो हाँ ये होता है। अब क्या हुआ, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, खूब सारे हम लोग ऐसे ही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। फिर हमें लगा कि अगर क्यों ना ऐसा कुछ सोल्यूशन ढूंढा जाए कि जिसमें हम लोग इक्वेशन को देख के पहले ही पता चल जाए कि ये पैरेलल है, तो हम डायरेक्टली आंसर कर सकते। जरूरी हमें इन दोनों को पहले सॉल्व करें तीनों मेथड से, अलजेब्रिक, एलिमिनेशन या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, इन तीनों में से आप इनको सॉल्व करो, देन आपको पता चले अरे ये तो पैरेलल है, अरे इसमें नो सोल्यूशन आ रहा है, ये तो कोइंसाइड कर रहा है। तो इसके लिए जब आप बार बार इक्वेशंस को देखते हो तो रिजल्ट क्या आया, जब कभी भी ऐसा केस हो रहा था जिसमें हमारे एक्स वाई का रेशियो सेम हो रहा, मतलब एक्स वाई जो दोनों इक्वेशंस में A1/A2 दिए थे और B1/B2 दिया था, दोनों का रेशियो सेम था, पर आपका C1 और C2 रेशियो में सेम नहीं था। तो ऐसे केस, हर एक केस में जब भी आप कोई भी इक्वेशन ऐसी देख लो जिसमें आपका A1 और A2 और B1 और B2 का रेशियो सेम आ रहा है पर C1/C2 इक्वल नहीं है, ऐसी हर एक इक्वेशन कैसी हो रही थी, पैरेलल। क्यों ऐसी हो रही थी? क्योंकि
जब इनका रेशियो सेम होगा बेटा तो मल्टीप्लाई किसी नंबर से करोगे तो ये और ये नीचे वाले से बिल्कुल इक्वल हो जाएगा और दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। जब दोनों वेरिएबल ही नहीं रहेंगे तो नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब लाइंस कभी इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, है ना। फिर उसके बाद फिर आया कि अगर ऐसा केस होता है, फिर हमने देखा कि कभी अगर ऐसा केस है कि इक्वेशन बिल्कुल सिमिलर है दोनों, बस एक नंबर का डिफरेंस है कि अगर उसमें एक नंबर का मल्टीपल है, अगर उसे कॉमन ले लो या फिर ऐसा कुछ, तो ऐसे केस में देखा जिसमें तीनों का रेशियो सेम आ रहा था B2। अब जब पूरी तरीके से मैं एक बोल दूं, एक आपने वो पढ़ा है, आपने कॉन्ग्रुएंसी को यहाँ पे लूंगी बस ऐसे ही थोड़ी देर के लिए एग्जांपल। दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल अगर आप ले लेते हो तो उन सब में आप इक्वल है, तो आप पहले वाले ट्रायंगल, अगर मैं ये बोल दूं ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो आप A की बात करो B की बात करो, दोनों की जब सब कुछ सेम है तो ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं है ना। फिर इसको A और इसको B मेंशन करने की जरूरत नहीं, दोनों A हो सकते हैं और दोनों ही B हो सकते हैं, है ना। ऐसा ही यहाँ पे कि आपकी दोनों इक्वेशन जब एज इट इज सेम है, बस उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने देखा नीचे वाली इक्वेशन में बस एक नंबर का मल्टीप्लाई है, वरना अगर वो नंबर कॉमन लेके डिवाइड कर दो उधर जीरो में तो सेम एज इट इज इक्वेशन हो जाएगी। जब इक्वेशन सेम तो इनके जितने भी सोल्यूशन निकालोगे, और आपको पता है एक सिंगल, अब देखो जब दोनों ही एक जैसी इक्वेशंस हो गई, तो ये दोनों इक्वेशन अब दो इक्वेशंस नहीं रही, ये अब एक इक्वेशन बन गई, क्योंकि इन दोनों में सब कुछ कॉमन हो गया और ये एक इक्वेशन बन गई। और आपको पता है सिंगल एक इक्वेशन के कितने सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट। एक्स की जितनी भी वैल्यू आप पुट करते चले जाओ, वाई के उतने ही आंसर आएंगे, है ना। इसलिए अब तो क्या हुआ, जब तीनों ही रेशियो सेम, सारा कुछ सेम, तो मतलब हमने क्या बोला कि ये तो एक ही इक्वेशन हो गई, बिल्कुल सिमिलर है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो गए, कोइंसाइड करेंगे हर बार सेम रिजल्ट। फिर इसके बाद अब ये दोनों खो गए कि पैरेलल कब होगा, नो सॉल्यूशन कब होगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा। फिर हम आ जाते हैं, अगर ऐसा हुआ कि A1 और A2, B1 और B2 का रेशियो सेम नहीं है, A1 और A2 और B1 और B2 का रेशियो सेम नहीं है, तो हमारा रिजल्ट दे देंगे, इंटरसेक्ट करेंगे। क्योंकि बेटा अगर यहाँ पे आप x को इक्वल करोगे तो ऑब्वियस सी बात है y का जब रेशियो ही सेम नहीं है तो y अनइक्वल रहेगा, तो अगर x कैंसिल भी हो रहा होगा तो y तो रिजल्ट दे ही देगा ना इक्वेशन को सॉल्व करने पे। तो हमें पता चला यहाँ से, अब हमारा निकला कि अगर दोनों में फर्स्ट, अगर ऐसा कभी होता है कि इक्वेशंस में जो x का कोफिशिएंट है y के कोफिशिएंट से इक्वल नहीं है रेशियो उनका, तो इंटरसेक्ट करेगा, वन सोल्यूशन आएगा आपका, एटलीस्ट वन सोल्यूशन। पर अगर सेम है, एज इट इज सेम है, सारा कुछ ही सेम है, तो आपके इनफाइनाइट, क्योंकि तब ये दो रही नहीं जाती, एक ही हो जाती है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। पर अगर ऐसा हुआ कि चलो पहला रेशियो तो सेम है, ये सेम हो गया, तो हर बारी आप जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो दोनों को ही इक्वल कर देगा, और दोनों ही इक्वल हो गए तो सब्ट्रैक्ट करोगे, दोनों साथ में कैंसिल होंगे, तो इस केस में कोई नो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि हमारा एक्स वाई बचेगा ही नहीं। आई होप अभी समझ आ गया होगा सबको। अब एक बार में यस या नो बोल दो, यस मैम। इतना तो डिटेल में स्कूल में मैम नहीं आप समझा। क्वेश्चंस दे दो, जब नहीं समझ ये आएंगे तब हम समझ में आ बताना। गया। हाँ, उत्तर तुम्हारा ये स्टेटमेंट अभी भी इतना तो स्कूल में नहीं डिटेल में समझाते अभी भी। चलो अच्छा दे देते हैं। अच्छा अभी इसके बाद तुम लोगों का वर्ड प्रॉब्लम भी है इसमें। हाँ मेरे को एक बात बताओ, तुम लोगों ने उसमें ये नहीं पढ़ा, तुम लोगों ने अभी तक मेरे को पॉलिनोमियल्स में वो नहीं करके दिखाया था, क्वाड्रेटिक क्यूबिक का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। हाँ वो तुम लोगों का होमवर्क है, सबको करना है। मैं आज की वर्कशीट में ट्राई करूंगी कि उसी टाइप, या तुम आरडी शर्मा में देख लेना, बहुत सारे होते हैं ऐसे क्वेश्चंस। क्योंकि क्या तुम लोगों को करके देख लेना है ना, मैंने सिर्फ कंडीशंस बता दी थी कि पैराबोला ऐसे बनता है, एक बार ट्राई कर लेना तुम लोग खुद से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना के, ठीक है। ये कर लेना, फिर बताना मुझे अगर कुछ ऐसा किसी ग्राफ को बनाने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तुम लोगों को कहीं कोई दिक्कत आ रही है, देन वी विल डिस्कस ऑन फ्राइडे, क्योंकि उस दिन डाउट डिस्कशन होगा, है ना। ये कर लेना, और क्यूबिक का भी कर लेना, ये मैं बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसे वर्क करके कर लूं, क्योंकि हमने ये नहीं किया है अभी उसमें।
अब देखो यहाँ पे, चलो क्वेश्चन लिख लो तुम लोग फटाफट। क्या टाइम हो रहा है अभी तो है। तुम लोगों को मैं क्वेश्चन अच्छे से, अच्छा किसी को कोई डाउट नहीं सच में? योग, प्रत्युष एंड रेयान, शहन, तुषार, उदय, उत्कर्ष, योग, No, मनप्रीत, ma'am, no doubt yet. आशी, No, ma'am. आदित्य। चल, No, ma'am, no doubt. अच्छी बात है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छे से कोई क्वेश्चन दूं मैं? अरे ये बताओ, मैं क्वेश्चन दिखने से अच्छा होता है कि फोटो क्लिक करो और ग्रुप में शेयर कर दो। तुम लोग करोगे, है ना? नहीं नहीं भेज रही, नहीं भेज रही, नहीं भेज रही, नहीं भेज रही। चलो डू इट फास्ट। मैम इसे ऐसे रफली ग्राफ ड्रॉ करना है या फिर कोई ग्राफ पेपर? अभी कर लो, बस इतना ध्यान रखना कि मतलब थोड़ा आइडिया तो रह जाए कि उनके बीच की डिस्टेंस हर एक उसके इक्वल डिस्टेंस पे ही हो नंबर, है ना? मतलब तो मैम अगर एरियाज निकालने हैं तो मैम ग्राफ पे ही करना पड़ेगा। आ जाएगा। अगर थोड़ा सा सही रहा तो फिर मतलब अप्रॉक्स तो आ ही जाएगा। सभी को करना है, सारे बच्चों को। मैम मुझे लास्ट का पार्ट समझ नहीं आया। ऋषभ, एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स फाउंड बाय फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। देखो यहाँ पे तुम पहले फिगर बना लो, फिर उसके बाद तुम्हें खुद से आ जाएगा। आदित्य तुम पूछ रहे हो ना? No, ma'am. नहीं मैम, मैं सहन। ओके शैन, पहले एक बार फिगर बना लो शैन, फिर तुम फिर बताना मुझे, ठीक है? फिर तुम्हें खुद से आइडिया हम लग 2 जाएगा। पॉइंट से काम चल जाएगा। दो नहीं, 3 पॉइंट से काम चलेगा। चलो 2 से नहीं चलाओ काम भाई। मैम क्वेश्चन क्या था? ठीक है। मैम क्वेश्चन दिखाना।
मैम लाइंस तो प्लॉट कर दी है मैम, ये समझ ही नहीं आया इसके आगे का। बता रही हूँ, देखो कैसा फिगर, कुछ इस तरीके से फिगर आया क्या तुम लोगों का? मतलब गंदा सा बन गया, रुको। यस मैम। अब यहाँ पे तुम्हें दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, अगर तुम बेस ये लो एक्स, देखो यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, x0 y0, इसका मतलब समझ आया किसी को? एक बार आपको ये ट्रायंगल ले लेना है, एक बार आपको ये ट्रायंगल ले लेना है, दोनों का एरिया निकाल लेना है। अब ये तो 90 होगा तो ऑब्वियसली बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये, और निकाल लो अभी, हो जाएगा अभी। बस इन दोनों का एरिया निकालो, हाफ बेस इनटू हाइट से, और रेशियो निकालो। मैम 1:2 आ रहा है। Great Uday, wow, yeah, absolutely right, correct. यस मैम 1:2 आ रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बड़े समझदार बच्चे हो गए हो तुम सब। एक का एरिया 6, दूसरे का 12 आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देना होगा। x माइनस y, जितने बच्चों का हो गया, वाला क्वेश्चन हुआ नहीं है। टेस्ट नहीं हुआ है तुम लोगों का, समझ आ रहा है? फ्राइडे को, या तो मैं वेडनेसडे फ्राइडे मैं टेस्ट लेने वाली हूँ बहुत जल्दी तुम लोगों का, पॉलिनोमियल का किसी दिन, तो तैयार रहना बिल्कुल अच्छे से, है ना? क्योंकि ठीक है अभी मैम। तक मैंने बहुत सारी तुम लोगों की, पॉलिनोमियल तो बहुत ही लंबा चला है, और आई होप सारा कुछ आता भी है तुम लोगों का, अभी तो फुल ही आने चाहिए, ठीक है? बस किसी दिन, बस जल्दी आ रहा है वो दिन। वेडनेसडे को ले लूं या वेडनेसडे या फ्राइडे में, कौन सा डे तुम लोग बता दो? इस वीक का हाँ हाँ, अभी फ्राइडे ये फ्राइडे फ्राइडे, ठीक है। फिर इस फ्राइडे को आप लोगों का पॉलिनोमियल का टेस्ट होगा, 40 मार्क्स का, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी, नो ऑप्शन, एमसीक्यू एंड ठीक है मैम। सब्जेक्टिव बोथ पैटर्न पे होगा, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, अच्छा दो में दूसरा क्वेश्चन मैं दे रही थी। द वैल्यू, प्रत्युष और प्रत्युष योग तुषार, दोनों ही तुषार, तुम लोगों को अगर नहीं समझ आ रहा हो कोई चीज तो पूछ लेना, दूसरा तो शायद तो पक्का पूछेगा, वो तो आगे ही नहीं बढ़ने देता है, ओके मैम। उसका भी पूछ लेना। For which the system, the value of c for which the system of linear equation c equations cx plus 3y is equal to 3 and 12x plus cy is equal to 6 has no solution. Do it fast. बताइए। मैम मेरे को पिछले क्वेश्चन में डाउट है। क्या डाउट है जानवी? मैम जो एंड वाला पार्ट था, ग्राफ तो बन गया था, उसके बाद जो करना था। देखो ऐसे कुछ ग्राफ आया तुम्हारा जानवी? यस मैम। अब यहाँ पे बेटा ये एक ट्रायंगल ले लो, सपोज आई राइट हियर A एंड दिस B, दिस O एंड दिस T, तो एक बार ट्रायंगल AOB ले लो और एक बार ट्रायंगल AOC ले लो,
दोनों में हाफ बेस इनटू हाइट अप्लाई कर दो। मैम अब आपको सी का पता वैल्यू 6 है। ये चीज समझ आई जानवी? यस मैम। तुम्हारा हो गया जल? हाँ मैम। 6 पॉजिटिव रियली? नहीं तो नहीं। सोचो, यहाँ तो कुछ और ही आंसर आ रहा है। आंसर इज 6 इज करेक्ट बस बट -6। मैम उधर आएगा 36 का रूट। मैम वो प्लस माइनस दोनों हो सकते हैं। हाँ तो उसमें फिर प्लस वाली हम नहीं लेंगे ना, प्लस क्यों नहीं मैम? लेंगे। हाँ क्यों? मैम ये- 6 हाँ आ रहा है अगर हम a1/a2 चलो equals चलो to चलो मैं b1/a। एक्सप्लेन कर देती हूँ, तुम लोग कंफ्यूज हो जाते हो। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इसका क्या होता है, अगर नो सोल्यूशन होता है इट मींस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, ये नहीं सॉरी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2, ऐसा होता है ना। चलो यहाँ पे कंपेयर करो, a1/a2 क्या हो जाएगा c/12, b1/b2 क्या हो जाएगा 3/c एंड c1/c2 क्या हो जाएगा 3/6। ठीक है ना, सही है ना। वो देखो इसको जर्नल फॉर्म में तुम लिखोगे, पहले क्या करना होता है आपको, पहले याद रखना cx + 3y - 3 = 0, और इधर भी आपको इसी अपनी जर्नल फॉर्म में चेंज करना होगा, ऐसा कर लेना ठीक है हर बारी, क्योंकि यहाँ दोनों ही निगेटिव हो जाएंगे तो दोनों के निगेटिव साइन कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए मैंने नहीं लिखा था। अब देखो एक बार इन दोनों को कंपेयर करो, एक बार इन दोनों को, तो अगर आप इन दोनों को कंपेयर रेशियो कर रहे हो तो c² मैम पर = थर्ड 36। वाला तो अनइक्वल है मैम, उसे कैसे यस कंपेयर मैम करेंगे? तो अनइक्वल है तो वही हम तो तो वही लेंगे वही ही वही नहीं। सुन, अरे बच्चे सुनो, तो ये अनइक्वल है। अब यहाँ से देखो 36 आया, अब आपने c = आपके दो आंसर आ गए, c + b6 हो और -b6, अब दोनों में कोई एक ही होगा, है ना, दोनों में से कुछ एक होगा। तो अब इधर इस रेशियो को कंपेयर करोगे, 3/6 इज नॉट इक्वल टू 3/6, 3 3 कैंसिल, c आपका क्या नहीं हो सकता, c कैन नॉट बी इक्वल टू 6, c +6 नहीं हो सकता, ये यहाँ से हमें पता चल गया, यानी इस अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग हमारा c क्या होगा, मैम c + अकॉर्डिंग 6 टू क्यों नहीं दिस हो सकता? कंडीशन। देखो लिखा तो है मैंने, ये जब नॉट इक्वल वाले रेशियो को कंपेयर करोगे तो उसको सॉल्व करोगे तो c कैन नॉट बी इक्वल टू +6 +6, तो अच्छा उसके हिसाब ओके से ओके जो मैम। c² आया वहां से निगेटिव वाला 6 आप कंसीडर करोगे एज अ आंसर। समझ आया ये चीज? यस या नो अभी बताओ, नहीं समझ आई? मैम दोबारा मैम आ बता गया। दो। मैम मुझे भी नहीं समझ आया। शहन को नहीं समझ आया, अच्छा शहन, ये मैं बोल रही थी, देखो तुमने यहाँ पे क्या किया, फिर से बता देती हूँ। मैम वो नेटवर्क स्लो हो गया था मैम, गलती से लीव हो गया फिर मैम क्वेश्चन क्या था? कोई बात नहीं कोई बात नहीं, देखो यहाँ पे शहन मैं बोल रही थी, ये है बेटा क्वेश्चन, इसमें आपको कंपेयर करके बताने हैं सी की कौन सी वैल्यू होगी जिसके लिए सिस्टम नो सॉल्यूशन देगा। तो अब देखो यहाँ पे a1/a2 इज क्या है, c/12 इज इक्वल टू, अब b1 क्या है आपका 3/c एंड नॉट इक्वल टू c1 आपका है -3/-6, दोनों को कैंसिल करो। अब शैन देखो ये हमारे पास रेशियो आ गए, फर्स्ट एंड सेकंड को कंपेयर करूंगी तो c/12 is equal to 3/c, it means c² is equal to 36 and c is equal to ±6, we have two answers, c के दो हैं पर दोनों में क्या सही है, तो अगर मैं लास्ट के दो कंपेयर करूं रेशियो को तो 3/c नॉट इक्वल टू 3/6, यानी 6 कैन नॉट इक्वल टू +6, इस वाले रेशियो से ये आया कि c +6 नहीं हो सकता, तो अकॉर्डिंग टू दिस वी कंसीडर c एज अ नेगेटिव। अगर इस दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन नो सोल्यूशन होना है तो c आपका -6 होना चाहिए। c मैम की लेकिन वैल्यू क्या, अगर मतलब ये दोनों नॉट इक्वल्स टू है तो फिर हमने उस साइड ले जाके इक्वेट कैसे किया? वेट कैसे किया? मैम मतलब मेरे को जैसे यहाँ समझ नहीं आया, आपने आपको ये कैसे पता चला कि c is not equal to 6?
अरे तो मैम जैद मुझे तुम्हें ये समझ समझ आया नहीं पहले आया कि बताओ। आपका -6 कैसे आया आंसर। यस जैद मैम आ गया, यस मैम आ गया। चलो तुम्हें आ गया ना, मैम अब ये तो आ धीरे गया धीरे दैट हाउ इज बताऊं। C नॉट इक्वल टू 6 बट लुक C हियर, इज वी इक्वल टू हैव, -6 कैसे आया। देखो अगर मैं, देखो यहाँ पे दो रेशियोज है हमारे पास, एक बता रहा है कि ये रेशियो इसके इक्वल है, सेकंड वाले में ये पता है कि ये वाला इस रेशियो के इक्वल, मतलब यहाँ पे अगर ये चीज देखो, देखो फर्स्ट सेकंड के इक्वल है, फिर फर्स्ट थर्ड के इक्वल नहीं है, और सेकंड भी थर्ड के इक्वल नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके लिए ये अनइक्वल शो कर रहे हैं, आपको ये अगर पता करना है कि कौन सी, तो इनको सॉल्व करो आपस में, इनको आपस में सॉल्व करो। तो यहाँ से आपने देखा, इसको आपने C/12 लिखा, जो इक्वल है वहां से आपने इन दोनों को कौन सी वैल्यू इक्वेट कर रही है, इक्वल कर रही है इन दोनों रेशियो को, तो वो आ गई C² इज +-6 आ गया। अब यहाँ पे +-6 आई होप ये चीज तो समझ आई। जानवी प्लस माइनस कैसे आया? C² इज 36 और C इज इक्वल टू +-6। जब किसी का स्क्वायर निकालते हो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैव टू सॉल्यूशन मतलब वही पॉजिटिव वही निगेटिव आएगा। अब समझ जाओ भाई, तुम लोग समझदार बच्चे हो, ये छोटी छोटी चीजें मेरे से मत पूछो। 3/C इज नॉट इक्वल टू 3/6। कौन सी वैल्यू है C की, वो कौन सी वैल्यू है जो इन दोनों रेशियो को अनइक्वल कर रही है, ये वैल्यू निकालनी है। सो यहाँ से हमने कैंसिल किया, हमने यहाँ से कैंसिल किया, C की वैल्यू हमें पता चल गई यहाँ से। C क्या है, C कैन नॉट इक्वल टू 6 आपका C नहीं हो सकता। अगर C आपका पॉजिटिव हो गया, तुम ही सोचो अगर C के प्लेस पे आप +6 रख दोगे तो ये नो सोल्यूशन देगा ही नहीं, नो सोल्यूशन नहीं होगा। आप ही देख लो फिर 1/2 1/2 1/2 रेशियो आ जाएगा, 1/2 1/2 और 1/2 का रेशियो आ जाएगा तीनों में, और ऐसा आ गया तो कोइंसाइड कर जाएंगे लाइन। नो सोल्यूशन तो तभी होता है ना जब आपका A1/A2 और B1/B2 नॉट इक्वल हो, और ये तभी होगा जब यू कंसीडर C एज अ निगेटिव -C, तो आएगा -1/2 इज नॉट इक्वल टू +1/2, ऐसे आएगा तुम्हारा जब तुम यहाँ पे लोगे सॉल्व करोगे इसको। तो C आप क्या करोगे, C एज आपका निगेटिव C होगा, 6 होगा। यहाँ से आपने देख लिया कि यहाँ पे समझ आ गया कि C कैन नॉट इक्वल टू +6 आपका। और तो अब जब +6 नहीं है तो C के दो आंसर्स थे मेरे पास, तो हमने ये कंसीडर कर लिया, दिस इज अवर आंसर। डिस्टेंस वाले क्वेश्चन करते थे ना, डिस्टेंस निगेटिव नहीं लोगे, फिर पॉजिटिव ले लेते थे, दो आंसर्स होते थे। ऐसे यहाँ पे भी देख लो, वहां पे भी तो नहीं हो सकता था ना, नॉट इक्वल टू होती थी निगेटिव डिस्टेंस, सेम एज इट इज हियर। चलो आई थिंक ये समझ आया शहन अभी या नहीं? शहन आवाज नहीं आई। यस मैम, आप समझ आ गया। अच्छा चलो लास्ट क्वेश्चन बस आज की क्लास का, वरना तुम लोग थक जाओगे। लास्ट क्वेश्चन, इजी सा ही है, खुद से कर लो जल्दी से। क्वेश्चन ये है, पहले ये बताओ सारे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो ना, या बस ऐसे ही? कबीर कहाँ है, कबीर को देखो पहले है या नहीं क्लास में। कबीर 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 नहीं है, मुझे पता था। जब तक पूछो नहीं, एक एक बच्चे का नाम नहीं लो, मैं आधा घंटा यही करती रहूं, एक एक बच्चे को बुलाओ। यस मैम कर हाँ रही अब देखो मेरा क्या है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे सकती हूँ, करा सकती हूँ, सोल्यूशन बता सकती हूँ, डाउट क्लियर कर सकती हूँ, इससे ज्यादा मैं आप लोग के कॉपी पेन, ऑनलाइन में तो कुछ पॉसिबल नहीं है, ऑफलाइन है तो फिर भी पिटाई हो सकती थी। अब तो कुछ नहीं, अब तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितने बच्चे, जितने ज्यादा से ज्यादा तुम लोग क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा तुम्हारे लिए है। मैम ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दो। नहीं नहीं ये भी कर लो, तुम्हें भी 5 जैसा, बस हो गया 20 हुआ कि बस लीव करना है, चुपचाप हाँ करो तो फिर जाना। ये आपने क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ हाँ अच्छा नहीं पर लैम्डा लैम्डा एल
लैम्डा ही लैम्डा। सही बोला था मैम एल इसको आएगा अल्फा नहीं ले सकते क्या? अरे ले लो, कुछ ले लो। अच्छा चलो चेंज ले लो ले लो, चलो मैडम ने भी टफ से उठा के दिया अल्फा ले लिया। मैंने कुछ क्वेश्चन भी ले लो, ये आपका x-5 where x and y solution of, नहीं हो तो फिर घर के लिए लेते हैं ना। x and y are the solution of pair of equations x plus 2y is equal to 10 and 3x plus 4y is equal to 360. ऑप्शंस हैं आपके 1/4, सेकंड है -1/4, थर्ड इज 17, फोर्थ इज -1/2. टिक 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 1, टिक 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 2. यार ये आई अब से बना रहे हैं टाइम स्टार्ट नाउ, डू इट फास्ट. अभी 5:19 हुआ है. मत करना यार तुषार म्यूट करके बात किया करो. क्वेश्चन एक बार दिखा देना दोबारा. एक बार क्वेश्चन दिखा दो. क्वेश्चन दिखाया तो शो तो हो रहा. स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी ना. चलो अच्छा ठीक है, तुम सब ये नोट डाउन कर लो क्वेश्चन को, फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, चलो तुम लोगों की दूसरी क्लास का टाइम हो गया. बाय मैम. बाय बाय, टाटा, सी यू. हम लैम्डा -2. अगर आप सही आंसर बता दोगे ताकि अगर हो जाए. अच्छा अच्छा, सही करेक्ट आंसर बता दूं. हम लैम्डा = 1/2. ओके वेट, मैं देखती हूँ कौन सा ऑप्शन था. सी करेक्ट है बेटा. सी क्या है? सी इज माइनस -8/7. हाँ यही सही मेरा है. भी यही आ रहा था, -8/17. वेरी गुड बच्चे. चलो सबको वेरी गुड, जितने बच्चों का करेक्ट आंसर आ गया वेरी गुड. ठीक है, अभी बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास. बाय बाय मैम.